हाय स्टूडेंट्स, आई एम उपासना राजपूत। वेलकम टू विन स्टडी। तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3, जैसे कि आपके चैप्टर का नाम है रियल नंबर। इसके हम 1.1 एंड 1.2 डिस्कस कर चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियो में। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 1.3 के बारे में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, को प्राइम। हाँ, हालांकि आपको ये सारी चीजें ऑलरेडी आपने पढ़ी होंगी प्रीवियस क्लासेस में, लेकिन ये जितना भी 1.3 में यूज होने वाला मटेरियल है हम आज सब कुछ डिस्कस करेंगे। और किस तरीके से, कौन सी थ्योरम किस तरीके से हम क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे वो भी आप इस 1.3 में सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स, बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो मुझे लग रहा है कि देना जरूरी है वो मैं जरूर दूंगी, क्योंकि अगर आपको इतना सा भी कंफ्यूजन रहेगा तो फिर वो चीज आ जाती है, क्रैमिंग वाली चीज आ जाती है। और मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगी कि अगर आप मेरे पास पढ़ रहे हैं तो आपको क्रैम करने की जरूरत पड़े। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी रैशनल नंबर के बारे में। हाँ, हालांकि मैंने इसका इंट्रोडक्शन आपको दिया है, लेकिन इस एक्सरसाइज में रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, को प्राइम, प्राइम नंबर, इन सारी टर्म्स का यूज होने वाला है। ठीक है, तो करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले बात करते हैं रैशनल नंबर की। और अब देखो, रैशनल नंबर क्या होता है? एक, इसको आप P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हो, और Q आपका जो होगा वो जीरो कभी नहीं होगा। एंड P Q शुड बी इंटीजर एंड P Q आर को प्राइम नंबर्स। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं हम इरैशनल नंबर्स की। इरैशनल नंबर्स की तो इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे? जैसे मान लीजिए आपका √2 है, √3, √5, ये सारी चीजें किस में आती है बेटा? इरैशनल नंबर में आती हैं। हाँ, आपने ये सारी चीजें 9th क्लास में भी डिस्कस करी हैं। और हालांकि जब मैंने आपको चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन करवाया था तब भी आपको रिमाइंड करवाया था, लेकिन इसमें ये चीज है जो काफी ज्यादा यूज होने वाली, इसलिए मैं आपको एक बार दोबारा से रिवाइज करवा रही हूँ। ठीक है, फिर जैसे हो गया -√2 अपॉन √3, फिर उस तरीके से नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, जब इस तरीके से कोई भी नंबर होते हैं तो ये सारे किस में आ जाते हैं बेटा? इरैशनल नंबर में आ जाते हैं। तो नोट कर लीजिए अगर आपको लग रहा है कि नोट करना जरूरी है। ठीक है, फिर इस तरीके से आगे आगे ये नंबर्स चलते रहेंगे, जैसे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो गए। ठीक है, तो ये सारी चीजें, ये होता है रैशनल नंबर। अब देखो, रैशनल नंबर क्या है बोलता है? एक तो आप उसको P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि P आपका क्या होगा? न्यूमिनेटर, और Q क्या आपका होगा? डिनोमिनेटर। इट मींस आपको ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आपका डिनोमिनेटर है वो कभी भी जीरो नहीं आ सकता। जो आपका डिनोमिनेटर है वो कभी भी जीरो नहीं आ सकता, क्योंकि 1 अपॉन 0 क्या होता है? इंफिनिटी होता है। तो एक तो कंडीशन इसकी ये है। फिर उसके बाद बोलता है P और Q शुड बी इंटीजर, और जो P और Q है वो क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए। फिर बोलते हैं कि जो P और Q है वो क्या होने चाहिए? को प्राइम नंबर होने चाहिए। अच्छा, अब मेरी बात याद रखिएगा, अगर रैशनल नंबर में से जो मैंने आपको ये कंडीशन बताई है 1 2 3 4, इन चारों कंडीशन में से अगर एक भी कंडीशन नहीं होगी तो वो रैशनल नंबर नहीं होगा, फिर वो इरैशनल नंबर होगा। देखो बेटा, बात ऐसे बीच वाली नहीं होगी, जहां तो कोई नंबर रैशनल नंबर होगा, जहां तो कोई नंबर इरैशनल नंबर होगा। और अगर ये चारों कंडीशन फुलफिल नहीं हो पा रही तो इट मींस वो रैशनल नंबर नहीं है। चाहे एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो पा रही तो इट मींस वो रैशनल नंबर नहीं है। और इरैशनल नंबर, ये जितने भी अनरूट वगैरह, ये आपने सारी चीजें डिस्कस करी हैं। आई नो अगर आपको बोरिंग लग रहा है तो आप आगे करो, बट आपको लगना नहीं चाहिए बोरिंग, क्योंकि ये सारी चीजों से ही आप मिस्टेक कर जाएंगे। ठीक है, अब देखो, बोलता P और Q आर को प्राइम नंबर। तो मैं एक बार आपको को प्राइम भी डिस्कस करवाना चाहूंगी कि आखिरकार ये को प्राइम नंबर होते क्या है। तो अब देखो, को प्राइम नंबर क्या होते हैं, मैं सीधा एग्जांपल पे ही आती हूं।
जैसे पहली बात तो ये कि जो नंबर्स बोलेंगे इनको, को प्राइम नंबर कोई सिंगल डिजिट वाला नंबर नहीं होगा। को प्राइम नंबर कोई भी सिंगल डिजिट वाला नंबर नहीं होगा बेटा ये, ठीक है, ये मेरी बात याद रखिएगा। जैसे मान लो कि मैं 8 और 15 का पेयर लेती हूं, तो जैसे 8 के फैक्टर कितने हैं, 1 2 4 8, ठीक है, 1 2 4 8, और 15 के क्या होंगे, 1 3 5 15। अब देखो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, ये आ रहा है, 1 आ रहा है, तो जिन पेयर्स में सिर्फ 1 आपका आए, मतलब सिर्फ 1 आना चाहिए आपका कॉमन फैक्टर, तो इट मींस वो क्या हो गया, आपके को प्राइम नंबर हो गए। समझ आ गया, सिर्फ आपका 1 आना चाहिए कॉमन फैक्टर, और कुछ भी नहीं आना चाहिए। तो इनमें देखो कितने आ रहे हैं, 1 आ रहे हैं, तो इट मींस ये क्या बेटा, को प्राइम नंबर है, ठीक है। इसमें क्या सिर्फ 1 आ रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं 6 और 8 का लेकर देखती हूं, तो 6 का क्या आ रहा है, 1 तो होगा ही होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, और 6 भी होगा, और 8 का देखो 1 भी होगा, 2 भी होगा, 4 भी होगा, और 8 भी होगा। तो यहां पे देखो 1 भी है और ये 2 भी है, तो 2 आ रहे हैं, इट मींस जो ये 6 और 8 वाला है ये को प्राइम नंबर नहीं है। तो पहली बात तो मेरी ये याद रखिएगा कि जो को प्राइम नंबर होते हैं वो सिंगल तो नहीं होंगे, वो पेयर से ही आप कंक्लूड कर पाएंगे ना इस चीज को कि ये को प्राइम है या नहीं है। लग रहा है पता मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूं। तो को प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिसमें 1 ही आपका कॉमन फैक्टर आए। लगा पता, तो नोट कीजिए। मैं इरेज कर रही हूं ये बेटे। अब देखो, अब हम करने जा रहे हैं थ्योरम 1.3, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है। और किस तरीके से करेंगे, ये सारा चीजें आपको इस लेक्चर में सब कुछ दिख जाएगा। इतनी सी भी चीज जो चीज है वो नहीं छूटेगी आपको 1.3 में कि मैंने हाँ ये चीज नहीं करवाई, एक एक चीज का आपको जवाब मिलेगा। बस आप अपनी कॉपी पेन खोल के आराम से, मतलब आप सोच रहे हो कि इसको मूवी की तरह देखने, तो ये इज नॉट, ये भी सही नहीं है, ठीक है, नॉट फेयर। आपको बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट से पहले मेरा लेक्चर सुनना है, फिर उसके बाद आपने देखना, इंटरनाइज करना है कि क्या ऐसे है, फिर रिवीजन करना, फिर उसके बाद आपको जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे थ्योरम 1.3। अपनी बुक में देखिए क्या बोलती है थ्योरम 1.3, बोलता है लेट P बी अ प्राइम नंबर, let P be a prime number if P divides a square, then P divides a। अच्छा, अब देखो बेटा, आपने क्या करना है, मतलब बिल्कुल अच्छे से इस डेफिनेशन को पढ़ो, मतलब जो भी आपको लिखा है। बोलता है पी भी प्राइम नंबर। पहली बात तो ये कि पी क्या होगा, आपका एक प्राइम नंबर होगा। अब प्राइम नंबर तो पता है ना कौन होते हैं, जो सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं। तो बोलता है लेट पी बी अ प्राइम नंबर इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर देन पी डिवाइड्स ए। बोलता अगर पी प्राइम नंबर है तो अगर पी डिवाइड ए स्क्वायर है, मतलब अगर P डिवाइड हो रहा है ए स्क्वायर के साथ, तो वो P डिवाइड ए के साथ भी होगा। डिवाइड का मतलब क्या है कि रिमाइंडर 0 ही आएगा। अगर P डिवाइड ए स्क्वायर है तो P डिवाइड ए भी होगा। ये चीज हमें थ्योरम 1.3 बोलती है। समझ आ रहा है मैं क्या बता रही हूं, P डिवाइड्स ए स्क्वायर देन P डिवाइड्स ए। अब आपको कैसे समझाऊं मैं, जैसे मान लो कि 2 क्या आपका एक प्राइम नंबर है, तो ये चीज, जैसे मैंने आपको यहां पे क्या चीज लिखी कि P डिवाइड्स ए स्क्वायर, तो P मान लो 2 है और डिवाइड्स यानी कि 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, मान लो ऐसे। तो अगर 2 डिवाइड कर रहा है ना 6 स्क्वायर के साथ, तो 2 डिवाइड 6 होगा। देखो ए स्क्वायर है तो 6 के ऊपर स्क्वायर लगा दिया, यानी कि बोलने की कोशिश ये कर रही हूं मैं कि अगर 36 को, सॉरी आई एम सो सॉरी 38 लिख दिया, 36 अपॉन 2 है बेटे, तो 2 1 जा 2, 2 18 जा 36, पूरा कट हो गया ना।
जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मैं डिवाइड ही तो कर रही हूं, तो 2 18 जा 36, ये कितना आ गया, 0 आ गया, रिमाइंडर 0 आने का मतलब ये क्या है कि ये 2 डिवाइड हो रहा है पूरा का पूरा। तो अगर 2 डिवाइड हो रहा है 36 के साथ, तो बेटा 6 भी डिवाइड होगा 2 के साथ, तब भी 0 ही आएगा रिमाइंडर। तो आपको ये जो थ्योरम है ये बताने की कोशिश कर रही है कि अगर p डिवाइड हो रहा है a स्क्वायर के साथ, तो p डिवाइड होगा a के साथ भी। समझ आ गया? जैसे फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे बोलता है 3 डिवाइड्स 9 का स्क्वायर, तो 3 डिवाइड 9। समझ आया? जैसे कि देखो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, तो यहां पे आप डिवाइड करके देख लीजिए 81, तो 3 2 जा 6, 2 1 3 7 जा 21, 0 रिमाइंडर 0 आने का मतलब है कि वो चीज पूरी डिवाइड हो रही है उसके साथ। तो अगर 3 डिवाइड्स बेटा 9 स्क्वायर, तो 3 डिवाइड 9 मतलब 3 अगर 9 स्क्वायर के साथ डिवाइड हो रहा है तो वो ऑब्वियसली 9 के साथ भी डिवाइड होगा, क्योंकि 3 1 जा 3 3 3 जा 9। समझ आया? तो आपको एग्जाम्पल से तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रही हूं कि p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a। बस इस बात को अभी आप लॉक करके रख लो, इसको नोट कर लो अगर आपको लग रहा है। तो मैंने जो आपको ये एग्जाम्पल दी, ये मैं इरेज कर रही हूं। ठीक है जी। तो अब देखो, आपको अच्छे से पता है कि जो p है, जैसे आप लिख रहे हो p डिवाइड्स a स्क्वायर, p है वो तो कोई प्राइम नंबर है, पता चल गया कि लेट p भी आप प्राइम नंबर लिख लिया। लेकिन यहां पे मुद्दा किसका है, a का, तो इसके कोई प्राइम फैक्टर भी तो होंगे ही होंगे। अब हमें मालूम नहीं है कि वो क्या होंगे, तो आप लिख सकते हो लेट a इज इक्वल टू p1 मल्टीप्लाई p2 इंटू p3 मल्टीप्लाई अप टू सो ऑन pn। ठीक है। अब जो इतना भी पता है कि जो a होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा। अच्छा, पॉजिटिव इंटीजर ही होगा। तो अगर मैं a इज इक्वल टू ये है, तो मेरा a स्क्वायर कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली स्क्वायर स्क्वायर लग जाएगा अप टू सो ऑन p स्क्वायर n। ठीक है। तो बस अगर p डिवाइड्स a स्क्वायर, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर p डिवाइड a स्क्वायर है, देखो अगर p डिवाइड है जो वो क्या है, a स्क्वायर है, इट मींस p क्या है, फैक्टर होगा किसका, a स्क्वायर का। अगर p डिवाइड हो रहा है a स्क्वायर के साथ, तो इट मींस p क्या हुआ, फैक्टर हुआ a स्क्वायर का। तो अगर आपने देखा होगा, आपने जो फंडामेंटल अरिथमेटिक थ्योरम मैंने आपको करवाई थी, उसमें क्या बोलता था कि जो ये प्राइम फैक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, यूनिक प्राइम फैक्टर होते हैं, उनके अलावा और कोई प्राइम फैक्टर हो ही नहीं सकते। अगर आपके जो प्राइम फैक्टर देखो, अगर आप दोबारा से देखो, फंडामेंटल अरिथमेटिक थ्योरम करवाई थी मैंने, उसमें मैंने आपको क्या करवाया था, वो बोलता था कि जो उसके प्राइम फैक्टर होंगे उनके अलावा कोई और नहीं हो सकते, वो अपने आप में एक यूनिक है। तो इट मींस ये भी क्या हुए, यूनिक हुए। तो यहां पे लिख लीजिए p इज ए पॉइंट ऑफ p1 p2 p3। ठीक है। तो इट मींस p भी क्या हुआ, p भी क्या हुआ, फैक्टर हुआ किसका, a का। यानी कि थ्योरम, कौन सी थ्योरम थी वो, फंडामेंटल, अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल अरिथमेटिक थ्योरम। ये मैं साथ में लिख रही हूं, लग गया पता। अगर p डिवाइड हो रहा है a स्क्वायर के साथ, इट मींस p क्या हुआ, फैक्टर हुआ a स्क्वायर का। और हमारी जो फंडामेंटल अरिथमेटिक थ्योरम है वो क्या बोलती है कि ये जो फैक्टर होते हैं ये यूनिक होते हैं, ये आगे पीछे तो लिखे जा सकते हैं लेकिन ये होते यूनिक हैं। अगर आपको याद हो, अगर आप कोई बच्चा मुझे स्टार्टिंग से देख रहा है तो उसको अच्छे से समझ आ रहा है कि मैंने फंडामेंटल अरिथमेटिक थ्योरम करवाई थी, तो उसमें मैंने बताया था कि आप फैक्टर के ऑर्डर को आगे पीछे लिख सकते हो, जो फैक्टर का ऑर्डर होता है उसको तो आप आगे पीछे लिख सकते हो, लेकिन वो होते यूनिक है, उन नंबर्स के अलावा कोई और फैक्टर नहीं हो सकता। तो इट मींस वो अपने आप में यूनिक हुए। तो बेटा ये थी आपकी थ्योरम 1.3, और इसी को ही अब आप पूरी एक्सरसाइज इस पे डिपेंड है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए।
ठीक है जी। अब देखो, अब कुछ एग्जाम्पल्स भी करवाऊंगी आपको, बस आप पेशेंस के साथ बैठे रहिए। आई होप आपको मजा आ रहा होगा। थ्योरम 1.4 है आपकी ये, इसमें आपको बोलता है कि √2 इज इरेशनल। √2 इज इरेशनल। अच्छा, अब जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं इनमें आपको क्या करना होता है बेटे, कॉन्ट्राडिक्ट करना होता है। मतलब जब हमें एक्सेप्ट नहीं होता कि अगला पर्सन हमारे साथ इस तरीके से बिहेव करेगा, जैसा आपने सोचा होगा उसके ऑपोजिट करेगा, तो आपके माइंड में कुछ तो होगा यार, इट मीन्स कुछ करना। अब मैं कैसे आपको एग्जांपल दूं कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने क्या किया कि आपके जो मार्क्स हैं मान लीजिए वो कम आए किसी सब्जेक्ट में, तो वो टीचर आपसे खुश होने की बजाय मतलब आपसे डांटने की बजाय, उसके बजाय वो बोले कोई बात नहीं, चिल करो, पढ़ते तो रहते ही हैं। मतलब आपने जो एक्सपेक्टेशंस करी थी कि हाँ ये टीचर मुझे डांटेगा, आप अपने माइंड में सोचोगे यार आज तो इसने मुझे डांटा ही नहीं, तो इट मीन्स आपको क्या लगेगा कि यार मुझे कुछ तो अपने आप पे काम करने की जरूरत है ना। इस तरीके से मतलब जो चीज आपने एक्सपेक्ट नहीं करी है वो उससे ऑपोजिट बिहेवियर आपके साथ कर रहा है कोई पर्सन, तो आपको कुछ तो लगेगा ही लगेगा। तो उसी तरीके से जैसे हमें पता तो है कि √2 क्या एक इररेशनल नंबर है, आपने इसको कॉन्ट्राडिक्ट करना है। मतलब जब आप कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं तो क्या करते हैं, उससे हमेशा ऑपोजिट ही करते हैं। अब मैं आप यहां पे लिख रही हूं कि √2 इज इररेशनल है, और कितने लोगों को ये चीज पता भी है कि √2 इररेशनल होगा, लेकिन आपने इस चीज को प्रूफ करना है, और वो भी कैसे करना है, कॉन्ट्राडिक्ट करके। और जब आप किसी चीज को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो तो इट मींस उससे उल्टा कर रहे हो ना, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशंस तो ये नहीं थी, उससे उल्टा थी ना। तो इसमें भी आपको उल्टा करना, जब भी कोई चीज आपको कॉन्ट्राडिक्ट करनी है तो आपको उससे ऑपोजिट मान लेना है। समझ आ गया। और जो चीज मैं इस क्वेश्चन में करूंगी बाकी सारे क्वेश्चंस में आपको सेम ही फंडा बनाना है, ठीक है। तो पहले तो आप लिखेंगे मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है जी। तो आप लिखेंगे लेट अस, अब मान लीजिए कि जो √2 है वो क्या है, √2 बी रैशनल नंबर। अच्छा ठीक है, √2 बी रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है तो अगर मैंने अभी आपको रैशनल नंबर की सारी कंडीशंस बताई, अगर ये रैशनल नंबर है तो पहले तो देख लीजिए इसकी क्या कंडीशन होगी। एक तो ये, चाहे आप P/Q लिख लो चाहे A/B लिख लो, A/B की फॉर्म में होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है कि B कभी 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है जी। फिर जो A और B है वो क्या होने चाहिए, शुड बी इंटीजर होने चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद और क्या, हाँ, और A/B/R को प्राइम, अभी बताया ना मैंने को प्राइम क्या होता है। तो मुझे पता था कि ये सारी चीजों की आपको यूज में आएंगी, इसलिए मैंने आपको पहले ही डिस्कस करवा दी थी, ठीक है। आई नो आपको आती है, लेकिन मेरा काम तो है ना रिमाइंड करवाना। अच्छा, अब देखो ये जो है ना, अगर ये सारी कंडीशन आप इसके साथ प्रूफ कर सकते हो तो आप अपनी बात साबित कर देंगे कि जो √2 है वो रैशनल नंबर है। लेकिन आपको इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है कि रैशनल नंबर की ये सारी कंडीशंस फॉलो होनी चाहिए। अगर एक भी कंडीशन इसमें नहीं होगी तो इट मींस आप उस चीज को प्रूफ नहीं कर पाए। समझ आया। अब मैं आपको किस तरीके से समझाऊं कि अब आप बोलोगे ये क्या बात हुई। अब मैं आपको ये चीज बता देती हूँ कि जिंदगी में आप मान लीजिए कि मतलब कोई आपका मान लो जिगरी दोस्त है, बड़ा अच्छा दोस्त है, या कोई भी आप जिसके साथ करीब है, अपने इमोशंस शेयर करते हैं, जो भी करते हैं, आप इस दुनिया में किसी को भी ले लो, तो अगर आप उसके सारे काम अच्छे कर देंगे ना, मतलब सारा उसका करेंगे, हेल्प करेंगे, ये करेंगे, लेकिन एक दिन मान लो कि उसने आपको कोई काम दिया और आपने वो काम नहीं किया, तो वो सारी आपकी पॉजिटिव चीजें भूल जाएगा। सिर्फ एक बात याद रखेगा कि आपने उसका उस दिन, मतलब टाइमिंग तक याद रहती है लोगों की कि आपने वो काम नहीं किया। तो इट मीन्स आपकी जो एक चीज थी उसकी हेल्प ना करने की, आपकी वो बाकी सारे पे क्या पड़ गया, पानी फिर गया ना एक टाइप का। भाई दुनिया ऐसे ही चलती है। फॉर एग्जाम्पल
और एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे मान लो आप डेली अपना वर्क अच्छा करते हैं, डेली करते हैं, लेकिन एक बारी क्या हो गया कि आपकी कॉपी घर छूट गई है, तो टीचर को उसी दिन आपकी कॉपी चेक करनी है। तो ये भी क्या हुआ, टीचर को तो यही लगेगा आप होमवर्क करते ही नहीं है। हालांकि हो सकता है कि आपने बाकी सारी कंडीशन आप करते ही हो, आप सही भी हो, तो इट मीन्स वो सारा वो हो जाता है ना। मीन्स अगर आपको सक्सेस होना है तो आपको बहुत सारा अच्छा करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको मतलब एक छोटी सी गलती भी क्या हो सकती है, आप पे भारी पड़ सकती है। तो उसी तरीके से ज्यादा डीप चलेगी मैं कुछ इस कॉन्वर्सेशन में, है ना। खैर, तो अगर आपको अपना √2 रैशनल नंबर प्रूफ करना है बच्चे, तो आपको ये सारी कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ेगा। ओके, तो लिख लीजिए। अब रैशनल नंबर मान रहे हैं तो इसको a/b लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो लिख लीजिए क्या होना चाहिए, वेयर ये सारी कंडीशन होनी चाहिए जो मैंने लिख दी, ठीक है जी। अब आपको क्या करना है, स्क्वेयरिंग कर देनी, क्योंकि मुझे ये अनरूट अच्छा नहीं लगता और मैं हमेशा इस अनरूट को हटाने में चली रहती हूँ, क्योंकि अनरूट के साथ सॉल्व करने का मजा भी नहीं आता। और जब हमारे पास ऑप्शन है स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स का, तो हम क्यों ना अनरूट हटाएं। तो हम हटा रहे हैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो √2 का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर अपॉन b का स्क्वायर, ठीक है। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, 2 इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। अच्छा, फिर कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये क्या आ जाएगा, 2b का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। अच्छा, इसको लॉक कर लीजिए एक बार, आपके काम आएगा, ठीक है। अब देखो ये क्या है, b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। अब ये जो 2 है ये किसके साथ, ये यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ओ ओ, अब सोचने वाली बात ये है कि कि अगर a स्क्वायर अपॉन 2 है, तो इट मींस जो 2 है वो क्या हो रहा है, डिवाइड कर रहा है किसको, a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। यानी कि जो ये चीज है ये क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। तो आप ऐसे लिख सकते हो 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर। हमें नहीं पता ये ए क्या है, हमें कुछ भी नहीं पता कि ये ए कौन सा नंबर है, हमें इतना पता चल गया है कि जो 2 है वो डिवाइड हो रहा है स्क्वायर के साथ। अभी हमने थ्योरम भी करी है, अभी हमने थ्योरम करी कि अगर 2 डिवाइड हो रहा है ए स्क्वायर के साथ, तो इट मींस 2 क्या होगा, डिवाइड होगा किसके साथ, ए के साथ भी। अभी मैंने आपको एग्जांपल्स के साथ भी समझाई थी ये चीज कि अगर 2 डिवाइड हो रहा है किसके साथ, ए स्क्वायर के साथ, तो 2 क्या होगा, मतलब रिमाइंडर 0 आ रहा होगा, तभी ये ऐसे बोल रहे हैं, तभी ऐसे बोल रहे हैं ये। अच्छा, अब 2 डिवाइड हो रहा है बेटे ए के साथ, तो इट मींस इसका मतलब क्या है, a/2। अगर 2 डिवाइड हो रहा है ए के साथ, तो इसका मतलब क्या हुआ, a/2। अब इनको हमें अब ये ही नहीं पता कि a क्या है, तो हमें क्या पता कि 2 को a के साथ डिवाइड कर कर क्या आंसर आएगा। अब हमें नहीं पता, तो हमने उसको क्या मान लिया, c मान लिया, ठीक है। हमें नहीं पता, देखो दोबारा से ये स्टेप देखो, बच्चों को इस स्टेप में बड़ी कंफ्यूजन होती है। देखो 2 डिवाइड हो रहा है किसके साथ, ए स्क्वायर के साथ, तो डेफिनेटली 2 डिवाइड किसके साथ होगा, ए के साथ। आपने थ्योरम पढ़ी कौन सी, 1.3 थ्योरम पढ़ी अभी अभी आपने। तो अगर ए डिवाइड हो रहा है बेटा 2 के साथ, तो हमें नहीं पता कि ए क्या नंबर है, नहीं पता। तो जब 2 उसके साथ डिवाइड हो रहा है, तो हमें तो ये भी नहीं पता होगा ना कि अब हमें यही नहीं पता कि ए नंबर क्या है, तो हमें क्या पता कि 2 को उस नंबर के साथ डिवाइड कर कर क्या आएगा। तो हमने तीसरा अल्फाबेट ले लिया कोई सी, कि हाँ जब इतना पता है कि डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर 0 आएगा, कि अगर a/2 है मतलब 2 डिवाइड हो रहा है ए के साथ, तो कुछ ना कुछ नंबर तो आएगा। तो आपने ये मान लिया। अब दोबारा से कर दीजिए क्या, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करते हैं, तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, और c का c स्क्वायर। अच्छा, अब देखो a स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा 4c का स्क्वायर। अच्छा, अब ये क्या 2b का स्क्वायर। अब देखो ये क्या हो गया, मैंने आपको बोला था लो करके रखना। अब यहां पे ये बोल रहा है कि a स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर, यहां पे ये बोल रहा है a स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर। क्यों ना हम इसको आमने सामने मैदान में ले आए। तो देखो 2b का स्क्वायर इज इक्वल टू 4c का स्क्वायर, फ्रॉम लिख लेना ऐसे, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, देखो a स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर है, और यहां पे a स्क्वायर की वैल्यू क्या है 2b स्क्वायर, तो मैंने a स्क्वायर की जगह 2b स्क्वायर लिख लिया। अच्छा, अब देखो ये 2b का स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर, यहां पे 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां पे क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4,
तो ये कितना आ गया, बी स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू सी का स्क्वायर। अच्छा, अब इसका क्या मतलब है, इट मीन्स जो 2 है वो क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है किसके साथ, बी स्क्वायर के साथ। अगर 2 डिवाइड हो रहा है बी स्क्वायर के साथ तो इट मीन्स जो 2 होगा वो डिवाइड किसके साथ होगा, बी के साथ भी डिवाइड होगा। अरे ये वाली लाइनें तो हमने पहले भी सुनी है, पहले भी सुनी है। इट मीन्स 2 एक ऐसा टर्म है जो ए का भी कॉमन फैक्टर बन रहा है और बी का भी बन रहा है। 2 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। लेकिन हमने तो क्या पढ़ा कि रैशनल नंबर तो वो होते हैं जो को प्राइम भी होने चाहिए। चलो ठीक है, बी जीरो नहीं था, ये फुलफिल होगी, ए अपॉन बी की फॉर्म में लिख लिया जी, शुड बी इंटीजर, इंटीजर है जी। लेकिन ये वाली कंडीशन तो फुलफिल नहीं हुई, क्योंकि 2 क्या आ रहा है, 2 इज अ फैक्टर ऑफ ए एंड बी, 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। तो ये सारी चीजें हम लेके कहां से आए, यहां से तो शुरू हुए थे। इट मीन्स जो हमारी जो assumptions थी वो क्या थी, रोंग थी। इट मीन्स मैंने आपको पहले ही बोला कि अगर आपकी एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, इट मीन्स आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, फिर आप अपनी बात को प्रूफ नहीं कर पाएंगे। लगा पता, एक कंडीशन फुलफिल ना होने के कारण आप अपनी बात को नहीं रख पाए। तभी तो कहा कि 100 अच्छे कर लें आप काम, उसमें से अगर एक आपसे गलती हो जाए, हो सकता है आपने करी भी ना हुई, लोग हमेशा वही याद रखते हैं, आपने सब कुछ किया भाई, इतनी मेहनत करी आपने, लेकिन आप एक कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाए, तो इट मीन्स आपने जो एजम्पशंस की थी वो क्या ही थी, रोंग करी थी। हालांकि आपको इस बात पे दुख मनाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अगर हमारी एजम्पशंस गलत नहीं होती तो हमारा आंसर भी सही नहीं आता और हम आंसर तक कैसे पहुंच पाते। तो इसलिए तो कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए ही होता है ना। तो भगवान की रजा में खुश ही रहना चाहिए। तो करो इसको, नोट कीजिए, मैं इरेज कर रही हूं बेटा। ठीक है, तो इट मींस अब लैंग्वेज में लिखिए, बोलता है 2 इज, अब 2 डिवाइड हो रहा है बी के साथ, इट मींस 2 क्या है, फैक्टर है किसका, बी का। 2 क्या बेटा, फैक्टर है बी का। इट मींस सिंस 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी, फिर आप लिखोगे अवर, मतलब जो हमारी assumptions थी, यहां से तो हमारी assumption शुरू हो गई थी, तो our assumptions was wrong, तो √2 is irrational number, √2 is irrational number। लगा पता, आया समझ में, तो कीजिए नोट इसको। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल 9 ने जो भी आपको मुझे लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजें बेटे आप बस बेफिक्र होके बैठ जाइए। बोलता प्रूव दैट √3 इज इरेशनल। तो जो अभी हमने क्वेश्चन किया सेम बिल्कुल डिट्टो उसकी तरह, ये बस यहां जहां पे 2 था वहां पे क्या आ जाएगा बेटा, 3 आ जाएगा। तो सेम वैसे ही लिखेंगे। अब तो आई होप आपको पता भी चल गया होगा कि मैं क्या कर रही हूं। तो आप लिखोगे मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, लग रहा है ना पता क्या कर रही हूं। तो लेट अस assume that, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं तो उल्टा लेके ही चलेंगे। तो √3 इज रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर है तो उसको ऐसे लिख ही सकते हैं, √3 इज इक्वल टू a/b, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या कंडीशन होनी चाहिए, एक तो a और b क्या होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए,
फिर b डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, a b शुड भी इंटीजर होने चाहिए, और क्या था, कुछ भूल तो नहीं रही? ठीक है, तो अब यहां तक आपने लिख लिया। फिर क्या स्टेप था हमारा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड वाला, अंडर रूट तो हटाना ही पड़ेगा, तो सेम करते जाइए। लग रहा है ना पता आपको? स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, बोर तो नहीं हो रहे। अंडर रूट 3 का स्क्वायर, a का स्क्वायर अपॉन b का स्क्वायर, कैंसल आउट। 3 इज इक्वल टू a का स्क्वायर अपॉन b का स्क्वायर, यहां पे चला जाएगा। 3b का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर। आपको a स्क्वायर की वैल्यू मिली है तो इसको लॉक करके रख लें पिछले क्वेश्चन की तरह। अब यहाँ पे 3 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इट मीन्स जो 3 है वो क्या हो रहा है, 3 डिवाइड्स a स्क्वायर। अगर 3 डिवाइड हो रहा है स्क्वायर के साथ, तो इट मीन्स 3 डिवाइड होगा किसके साथ, a के साथ। अगर 3 डिवाइड हो रहा है स्क्वायर के साथ, तो 3 क्या होगा, डिवाइड होगा a के साथ। ऑब्वियसली हो गई। ये चीज आपने कैसे पता करी है, थ्योरम 1.3 से। अब इस चीज का क्या मतलब है कि जो 3 है वो डिवाइड हो रहा है a के साथ, यानी कि a अपॉन 3। अब अगर आप जो आपका, अगर आप 3 डिवाइड हो रहा है a के साथ, तो कोई ना कोई नंबर तो आएगा ही आएगा, आएगा या नहीं आएगा? तो जो भी नंबर आएगा, देखो 3 डिवाइड्स a स्क्वायर, तो इट मींस क्या हुआ, 3 क्या हुआ, फैक्टर हुआ किसका, a स्क्वायर का। और अगर 3 डिवाइड हो रहा है a के साथ, तो कोई नंबर तो आएगा, और वो अगर हमें a नहीं पता तो हमें c भी नहीं पता होगा। तो फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दीजिए, सेम जो अभी हमने क्वेश्चन किया ना उसकी तरह। तो क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू c का स्क्वायर। ये a है, इसको 9 ना समझिएगा, ठीक है। फिर a स्क्वायर इज इक्वल टू 9c का स्क्वायर, इसको भी लॉक कर लीजिए। अब देखो a स्क्वायर की वैल्यू 2 आ गई, तो आप यहां पे 3b स्क्वायर लिख सकते हैं, तो लिख लीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1b गेट। तो यहां पे लिखो, ये यहां पे क्या आ जाएगा, एक 3b स्क्वायर लिख लो, तो क्या आ जाएगा, 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 9c का स्क्वायर। तो 3b का स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू c का स्क्वायर। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो b स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल टू c स्क्वायर। तो 3 क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है b स्क्वायर के साथ, तो लिख लीजिए 3 डिवाइड्स b स्क्वायर। तो अगर 3 डिवाइड है b स्क्वायर के साथ, तो यानी कि 3 क्या होगा, फैक्टर होगा किसका, b स्क्वायर का। तो अगर 3 डिवाइड्स b स्क्वायर, यानी कि 3 डिवाइड्स b, है ना। लेकिन आपने देखा कि ये चीज तो आपको सुनी सुनी लग रही है, यहां पे तो 3 a का भी था और b का भी हो रहा है, तो यानी कि 3 इज अ फैक्टर ऑफ a एंड b, दोनों का हो रहा है ना। तो लिख लीजिए, इसको नोट कीजिए, सेम उसकी तरह कहा था ना मैंने। हो गया, कर दो इरेज। वैसे मैं कोशिश करती हूं कि आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे आप लिखेंगे 3 इज अ फैक्टर ऑफ b। तो नाउ 3 डिवाइड्स both a and b, both a and b, ठीक है। तो ये दोनों के साथ डिवाइड हो रहा है, तो इट मींस जो हमारी अजम्पशंस थी वो क्या थी, रॉन्ग थी। क्योंकि रैशनल नंबर क्या बोलते हैं कि वो जो ए बी है वो क्या होने चाहिए बेटा, मतलब इसमें रूल क्या था, को प्राइम होने चाहिए। तो अगर ये इसके साथ ए स्क्वायर के साथ भी डिवाइड हो रहा है, बी स्क्वायर के साथ भी हो रहा है, तो इट मींस ये तो को प्राइम नंबर नहीं हुआ। 1 के अलावा कोई भी को प्राइम नंबर नहीं हो सकता ना। तो यहां पे लिख सकते हो आप, अवर assumptions was wrong। तो आप लिखेंगे √3 is irrational। लगा पता, आया समझ में? तो कीजिए नोट इसको।
मुझे बार बार चेक करना पड़ता है कि कहीं वीडियोस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं चल रही। ठीक है, तो ये होगी आपकी एग्जाम्पल 9। अब हम करने जा रहे हैं बेटा एग्जाम्पल 10। तो एग्जाम्पल 10 है जो का फर्स्ट पार्ट देखिए क्या बोलता है। बोलता है प्रूव दैट 5 माइनस √3 इज इररेशनल। अच्छा, अब देखो वही सेम प्रोसीजर जो अभी तक किया आपने, उससे क्या करना है, कॉन्ट्राडिक्ट कर देना है और सेम वो करते जाना है। अब करते जाए, जहां जहां मुझे लगेगा आपको मेरी जरूरत है तब बोलूंगी। लेट अस 5 माइनस √3 बी रैशनल नंबर। ठीक है जी, फिर 5 माइनस √3 इज इक्वल टू a अपॉन b, ऐसे लिखेंगे आप। अब कंडीशंस लिख लीजिए, a एंड b क्या होना चाहिए, वही अब तो आपको याद भी होगी ना, को प्राइम होने चाहिए, b डज नॉट इक्वल टू 0, a b इंटीजर होने चाहिए। ये इंटीजर का साइन होता है जो z होता है। ठीक है, अब ऐसे कर लीजिए। अब देखो इसको बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में करना तो कैसे कर सकते हो आप। अगर मैं क्या करूं, ये 5 है, ये प्लस का a अपॉन b है, यहां पे आके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का √3 है, वहां पे जाके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 लगा लोगे, ये क्या आ गया, v आ गया। तो ये कितना आ गया, 5b माइनस a इज इक्वल टू √3। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने ये चीज अच्छे से कर ली तो इट मीन्स आपको सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे इस तरीके के। ठीक है, पहली बात तो ये कि ये हमें बोल रहा है कि जो 5 माइनस √3 है इसको इरेशनल, आप कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो, मतलब उससे ऑपोजिट लेकर ही चलोगे। आपने मान लिया कि ये क्या बेटा, रैशनल नंबर है। क्या है, रैशनल नंबर है। अब रैशनल नंबर है तो आपने a अपॉन बी की फॉर्म में लिख लिया। यहाँ पे a अपॉन बी प्लस का, तो वहां जाके किसका हो गया बेटे, माइनस का हो गया, और ये माइनस का √3 था तो यहाँ आके किसका हो गया, प्लस का हो गया। अब जब आप ये चीज मान ही रहे हैं कि ये रैशनल नंबर है तो इट मीन्स ये क्या हुआ, ये तो रैशनल नंबर हुआ। अच्छा, ये मान लो कि ये रैशनल नंबर है, मान ही रहे हो आप। कोई इंटीजर है तो इंटीजर हो भी सकता है, लेकिन आपने तो अभी अभी प्रूफ किया ना कि जो √3 है वो क्या है, इररेशनल है। अभी अभी आपने ये चीज प्रूफ करी कि जो √3 है वो क्या है, इररेशनल है। अगर तो आपको ये ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आता तो आपको ये भी प्रूफ करके बताना पड़ेगा कि √3 कैसे इररेशनल है। पर मैं तो अब रिपीट नहीं करूंगी, आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। हालांकि मुझे कोई भी आलस्य की प्राप्ति नहीं है, मैं आपको दोबारा से करके बता सकती हूँ, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है ना, मैंने अभी अभी आपको प्रूफ करके बताया। अब आपको पता है कि वी नो दैट √3 इज इररेशनल, √3 इज इररेशनल। अब ये रैशनल है, ये इररेशनल, तो ये इक्वल कैसे हो सकते हैं। अगर आपको याद हो लेक्चर स्टार्ट होते ही मैंने क्या बोला था, सॉरी, दो ही चीजें होंगी, जहां तो कोई टर्म रैशनल होगी पूरी तरह से, जहां तो पूरी तरह से इररेशनल होगी। एक दूसरे के इक्वल कैसे हो सकती है, ये तो दोनों ही एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट है। इट मीन्स जो हमारी अजम्पशन थी वो क्या थी, रॉन्ग थी। समझ आ गया। तो अब आप कैसे लिखेंगे आवर assumption was wrong. 5 minus √3 is a irrational number. समझ आया, लगा पता, क्योंकि रैशनल और इररेशनल कैसे एक दूसरे के इक्वल हो सकते हैं, ये तो बिल्कुल ऑपोजिट हुए ना। तो कीजिए इसको नोट। आपको लिखने का टाइम भी दे देती हूं मैं साथ साथ में, टाइम वेस्ट तो नहीं कर रही ना आपका ज्यादा।
जैसे मुझे खुद फील होता है कि मैं बहुत ज्यादा फास्ट बोलती हूँ। चलो खैर, आगे देखो, सेकंड पार्ट देखिए। अगर आपको किसी भी टाइप की कोई दिक्कत आती है तो प्लीज आप कमेंट्स करके मेरे को बोल सकते हैं, तो मैं उसमें इम्प्रोवाइज करूंगी जरूर, ठीक है। कि अगर आपको लगता है मैं फास्ट बोलती हूँ, धीरे बोलती हूँ, जो हो सकता है आप स्पीड स्लो करके सुन लेना। और अगर किसी को लग रहा है कि मैं बहुत धीरे बोलती हूँ, इसे लगेगा तो नहीं किसी को, ठीक है। तो 3√2, अच्छा ये आपके एग्जाम्पल 10 का सेकंड पार्ट है। तो बस सेम इसको भी वैसे करना है, यूजिंग मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। यूजिंग मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, तो लेट अस assume that 3√2 be rational number, रैशनल नंबर। तो यानी कि जो 3√2 है वो क्या होगा, a/b। तो अब तो आपको कंडीशन पूरी याद होगी होंगी, तो आप लिख सकते हैं। अच्छा अब देखो, √2 को इधर रहने दीजिए, a/b है, ये प्लस का नहीं, सॉरी ये प्लस का नहीं, ये इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी कि a/3 भी आ जाएगा। अभी अभी आपने ये भी तो प्रूफ किया था बेटा कि जो √2 है वो क्या है, इरेशनल है। √2 क्या बेटा, इरेशनल है। तो रैशनल और इरेशनल कभी इक्वल तो नहीं हो सकते। इट मीन्स जो हमारी अजम्पशंस थी वो क्या है बेटा, रॉन्ग। तो आप लिखेंगे आवर अजम्पशंस वाज रॉन्ग। तो 3√2 क्या है, 3√2 इज इरेशनल। लगा पता, तो कीजिए नोट इसको। तो मैं इरेज कर रही हूं बेटे, ठीक है। तो जितनी भी एग्जाम्पल्स थी वो मैंने सारी करवा दी है। अब हम करेंगे और ये भी एग्जाम में आती है। और अब हम करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। और अगर आपने एग्जाम्पल्स अच्छे से पढ़ लिए बेटे, अगर आपको थ्योरम अच्छे से आ गई है, तो अब आपके लिए एक्सरसाइज के क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं है। अब तो आपके लिए एक्सरसाइज के क्वेश्चन बेटा कुछ भी नहीं है, आप इजीली कर सकते हैं उसको। तो अब हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है। और क्वेश्चन नंबर 1 हमें बोलता है कि √5 इज इरेशनल। तो आई थिंक अब तो आप मेरे से भी पहले कर लेंगे, मैंने आपको इतनी अच्छे से करवा दिया है ना। अब इरेशनल तो आप क्या करेंगे, कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे। कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे तो बस फिर उसको रैशनल एज्यूम करेंगे। तो लिखते हैं y using method of contradiction, ठीक है। let us assume that √5 is rational number, ठीक है। अब एज्यूम किया तो √5 क्या आ जाएगा, a/b, जिसमें आपकी कंडीशन क्या है कि a क्या होना चाहिए, a/b की फॉर्म में होना चाहिए। फिर दूसरी कंडीशन क्या है, b डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तीसरी क्या है, a और b क्या होना चाहिए, शुड बी इंटीजर होना चाहिए, जिसको z के साथ डिनोट करते हैं। और a और b क्या होना चाहिए बेटे, आपके को प्राइम होने चाहिए। समझ आ गया, को प्राइम नंबर्स होने चाहिए, ठीक है। अब √ मेरे को अच्छा नहीं लगता तो मैं स्क्वायरिंग हटा सकती हूँ। तो मैंने लिख दिया स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब मैंने स्क्वायर किया तो ये कितना आ गया, √5 का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर अपॉन b का स्क्वायर। इसके साथ ये कैंसल आउट हो गया, तो कितना आ गया, 5b का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर। तो इसको एक इक्वेशन मान लीजिए। अब देखो ये क्या, b स्क्वायर, यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
डिवाइड हो जाएगा। इट मीन्स जो ए स्क्वायर है वो क्या डिविजिबल हो रहा है किसके साथ, 5 के साथ। तो ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, यानी कि जो ए है वो क्या है, फैक्टर है किसका, 5 का, मतलब ए स्क्वायर क्या फैक्टर है। अब आपने थ्योरम 1.3 तो पढ़ी है, अगर ए स्क्वायर इज डिवाइड्स बाय 5 तो यानी कि ए डिवाइड बाय 5, मतलब ए भी डिवाइड होगा। तो ए डिवाइड है मतलब ए अपॉन क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब हमें ये नहीं पता कि ए क्या इंटीजर है, तो उसको डिवाइड करके भी क्या आएगा हमें वो भी नहीं पता, तो नहीं पता तो उसको सी मान लीजिए। अब फिर से स्क्वायरिंग कर दीजिए, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो कितना आ जाएगा, ए का स्क्वायर, अगर ये ए का स्क्वायर 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25, और ये कितना आ जाएगा सी का स्क्वायर। ठीक है, अब ये वहां चला गया तो कितना आ जाएगा, ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 सी का स्क्वायर। तो ये जो आपकी ए की वैल्यू वो क्या कितनी आ गई, 2 आ गई। तो यहाँ पे आप 5b स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाइए, फ्रॉम इक्वेशन 1b गेट, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 5b का स्क्वायर इज इक्वल टू 25c का स्क्वायर। अब यहाँ पे 25 आ जाएगा और ये आ जाएगा b का स्क्वायर इज इक्वल टू c का स्क्वायर। 5 1 5, 5 5 25, यानी कि b स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू c का स्क्वायर। अब देखो b स्क्वायर अपॉन 5 मतलब रिमाइंडर 0 आ रहा है, मतलब b स्क्वायर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे लिख दीजिए b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। अगर b स्क्वायर डिविजिबल है 5 के साथ तो मतलब b भी क्या हुआ, डिवाइड होगा y 5 के साथ। कौन बोलता है, थ्योरम 1.3 बोलती है ये। अच्छा, अभी अभी आपने एक चीज पढ़ी कि ए स्क्वायर भी डिवाइड हो रहा है और बी स्क्वायर भी हो रहा है, तो इट मीन्स ये को प्राइम तो नहीं हुआ, किसी भी एंगल से नहीं हुआ ना। तो अब आप क्या लिखोगे कि 5 इज अ फैक्टर ऑफ ए एंड बी, मतलब 5 क्या दोनों का फैक्टर हुआ। इट मीन्स ये जो हमारी एजम्पशंस यहां से शुरू हुई थी, तो आप लिख सकते हो अवर assumption was wrong। तो आप लिख सकते हो √5 is irrational number। लगा पता, आया समझ में, तो कीजिए नोट इसको। मैं तो आपको हर एक चीज मतलब जिसको बोलते हैं ना देना चाहती हूँ कि हाँ ये चीज मतलब आप किसी भी एंगल से क्रैम ना करें बेटा, और इतना डीप में पढ़ाने के बावजूद भी अगर आप क्रैम करेंगे चलो कोई बात नहीं, मैं फिर भी यही मानूंगी कि मेरे पढ़ाने में कोई कमी है। मैम ये तो आप इमोशनल डायलॉग मार रहे हैं, है ना। चलो अब देखो सेकंड क्वेश्चन है जो क्या बोलता है, सेकंड क्वेश्चन बोलता है 3 + 2 √5 इज इरेशनल। ठीक है, तो वही सेम मेथड यूजिंग मेथड अब आपको करना चाहिए ये क्वेश्चन। ठीक है, मेरे से पहले करके बताओ। तो एज्यूम क्या करना पड़ेगा, लेट अस 3 + 2 √5 बी रैशनल नंबर। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हो 3 + 2 √5 इज इक्वल टू ए अपॉन बी। ठीक है, अब देखो ये 2 √5 को इधर रहने दीजिए, ए अपॉन बी। वो कंडीशन तो याद है ना आपको, वो सारी लिख लेना जो मैं हर बार रिपीट कर रही हूं।
अब देखो √5 इज इक्वल टू a अपॉन b, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहां पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो अभी अभी आपने प्रूफ किया क्या कि वी नो दैट √5 इज इररेशनल, है ना। तो ये अगर इररेशनल है तो ये तो आप रैशनल मान के चल रहे हो, तो ऐसे कभी हो सकता है कि इररेशनल और रैशनल कभी इक्वल आए? अभी अभी बताई मैंने ये चीज, ये ऐसे तो कभी हो ही नहीं सकता। जहां तो कोई रैशनल होगा जहां तो कोई इररेशनल होगा, पूरी तरह से वो एक दूसरे के इक्वल तो कभी हो ही नहीं सकते। इट मीन्स जो हमने अजम्पशंस करी थी वो क्या करी है, रॉन्ग। तो आवर assumption was wrong. So लिख सकते हो 3 + 2√5 is irrational। समझ आ गया? तो की करो इसको नोट। पर ये कंडीशन हर बार लिखनी है आपको। मैं तो चलो बीच में छोड़, वैसे तो मैंने कोशिश करी है कि हर जगह लिखूं, लेकिन बीच में अगर मैं नहीं लिख पा रही तो उसको लिखना है, क्योंकि आप क्वेश्चंस को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल दूं आपको, आपके मन में जो है वो बाहर आना भी कहीं ना कभी जरूरी होता है। अब आप ज्यादा सीरियस हो जाएंगे इस बात पे, हाँ। नेक्स्ट पर्सन, आप टीचर को कैसे पता चलेगा कि आपको ये सारे आपके मन की भावनाएं हैं? लिखना भी जरूरी है, अपने आप को रिप्रेजेंट करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ आया? जैसे मैं भी तो कभी कभी तारीफ कर ही देती हूँ आपकी कि आप मेरे बड़े ही प्यारे बच्चे हैं, है ना, कर ही देती हूँ। चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है? वही सेम, प्रूव दैट द फॉलोइंग 1/√2 क्या है, इररेशनल। ठीक है, तो ये लिख लेना आप, ठीक है क्वेश्चन। तो सेम वही, वाई यूजिंग मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, तो 1 लेट अस 1/√2 बी अ रैशनल नंबर। 1/√2 इज इक्वल टू a/b, और वो सारी कंडीशंस फुलफिल करें जो जो भी चाहिए। ठीक है, ये लिखना ही लिखना है आपने हमेशा यहां पे। अच्छा, अब 1/√2 इज इक्वल टू a/b। अब क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूं? चलो ठीक है, ये कर देती हूं। ये b आ गया इज इक्वल टू √2a। ए यहां पे क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई, यहां पे क्या आ जाएगा, डिवाइड, तो कितना आ जाएगा, √2। अब ये तो आप मान के चले कि क्या है, रैशनल नंबर है, क्योंकि अगर आप a/b रैशनल मार रहे हैं तो उल्टा हो जाएगा, तो क्या वो इरेशनल हो जाएगा? जी नहीं, इंटीजर तो इंटीजर ही है, तो ये तो रैशनल नंबर ही रहेगा। बेटा आप मान के चलते हैं ना कि a/b की फॉर्म है जो, वो क्या रैशनल नंबर होता है, तो अगर वो उल्टा हो गया तो क्या वो इरेशनल हो जाएगा? जी नहीं, वो रैशनल ही रहेगा। लेकिन आपको पता है कि जो √2 है वो क्या है, वी नो दैट कि जो आपका √2 है वो क्या बेटा, इररेशनल है। तो ऐसे तो कभी हो ही नहीं सकता, ऐसे कभी नहीं हो सकता कि जो आपका इररेशनल है और जो रैशनल है वो इक्वल होंगे, कभी नहीं हो सकता। तो इट मीन्स जो आपकी अजम्पशंस थी वो क्या थी, रॉन्ग थी। तो लिख सकते हैं आवर assumption was wrong। ठीक है, तो लिख लो आप 1/√2 is irrational number। लगा पता, आया समझ में? तो मैं इरेज कर रही हूं ये बेटे। अब बस 2 ही क्वेश्चन रहते हैं।
अब देखो सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है थर्ड क्वेश्चन का, सेम बोलता 7/5 इज इरेशनल। ठीक है, तो लेट अस 7/5 बी अ रैशनल नंबर, यानी कि 7/5 को आप ऐसे लिख सकते हो a/b लिख सकते हो। और मेथड कौन सा यूज कर रहे हो आप, कॉन्ट्राडिक्ट वाला, जो कि मैं हर बार लिख ही रही हूं। ठीक है, अब क्या करोगे आप, ये क्या √5 इज इक्वल टू a/b, 7 क्या हो रहा है यहाँ पे मल्टीप्लाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो √5 आपको पता अभी अभी आपने प्रूफ किया था क्या कि √5 क्या होता है बेटा, इरेशनल होता है। और ये अगर कोई इंटीजर है तो ये क्या होगा, रैशनल होगा। इट मींस इरेशनल डज नॉट इक्वल टू रैशनल, अभी अभी बताया। तो आप लिखोगे our assumption was wrong। तो 7/5 is irrational। ठीक है, और आपने हमेशा ये चीज बतानी है कि √5 इरेशनल कैसे। अगर आपको ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, अगर आपको ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है ना बेटे, तब तो आपको पूरा प्रूफ करना है कि कैसे, जैसे मैंने करके बताया। तो नहीं तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो थ्योरम 1.3। ठीक है, जरूर रीजन लिखना ही लिखना है, नहीं तो मार्क्स कट हो सकते हैं। ठीक है, तो कीजिए इसको भी नोट। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन का क्या बोल रहा है, 6/2। तो इसको भी वैसे लिखेंगे यूजिंग मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। तो लेट अस assume that 6/2 be a rational number। तो 6/2 को आप a/b लिख सकते हैं। एक बार मैं आपको फिर से कंडीशन याद दिला देती हूँ, क्या कि a और b क्या होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए, और a और b इंटीजर होने चाहिए, z ही लिख रही हूँ, b कभी भी डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, a/b की फॉर्म। ये सारी कंडीशंस है। ठीक है, अब देखो ये 6 क्या हो रहा है बेटे, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब आप इसको मान के चल रहे हैं ये क्या है, रैशनल नंबर है, और ये क्या आपका इरेशनल है, ये भी आपने प्रूव कर दिया है। और रीजन में जरूर लिखें कि वी नो दैट √2 is irrational। थ्योरम 1.3। ठीक है, तो इट मींस अब इरेशनल कभी भी इरेशनल रैशनल के इक्वल तो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना। तो आप लिखोगे आवर assumption was wrong। ठीक है, तो 6/2 is a irrational नंबर। समझ आया, लगा पता। मैंने आपको हर एक चीज इस चैप्टर में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी बेटे, मैंने सारी आपको बताई है। हर एक चीज मैंने आपको बताई है कि किस चीज को आपने किस तरीके से यूज करना है, हर एक चीज बताई है। और एक्सरसाइज, एग्जाम्पल्स,
जो चीज़ें मुझे लग रहा था कि जैसे रैशनल इरेशनल को प्राइम के बारे में आपको मतलब करवा दिया जाए एक बार रिवाइज, सब कुछ एक वीडियो में आपको 1.3 के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली हैं जिन बच्चों को पहले से नहीं पता हुई होंगी, है ना। तो अगर बेटा अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, अगर मेरे साथ लेक्चर लगवाने में आपको मज़ा आता है तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक लाइक, एक जिसको बोलते हैं कमेंट्स, मेरी मतलब मुझे एक मोटिवेट करता है। हाँ, अगर अच्छा लग रहा है तभी करें, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। और ये सारी चीज़ें तो मैं बिल्कुल एंड में बोलती हूँ, क्योंकि मेरे लिए जो स्टडी है वो फर्स्ट प्रेफरेंस है। तो इसलिए मैं ऐसे भी नहीं करती कि स्टार्टिंग में आपको प्रेशराइज कर रही हूँ किस तरीके की कि आप लाइक बटन को, हाँ अच्छा लग रहा है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कोई फोर्सफुली नहीं है। अच्छा लग रहा है आपको लेक्चर तो प्लीज़ ज़रूर करें, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें। एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियोज़ को देखने के लिए।